देखिए बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं आप यहाँ पर देख सकते हो। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा अंग्रेजी विषय का सिलेबस। अंग्रेजी में आपको क्या क्या पाठ पढ़ना है और क्या क्या पाठ आपको नहीं पढ़ना है। अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में जुड़ते हैं, इसलिए पेपर अच्छे से देना है। प्रयास ये करना है कि आपको अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सको। एमपी 2021 इसमें आपकी ऑफिशियल डेट अनाउंस हो चुकी है। 29 नवंबर के बाद से आपकी क्या है, अर्धवार्षिक परीक्षा, 20 दिन बाद, है ना, आपकी क्या है, अर्धवार्षिक परीक्षा है। तो यहां पर आप देखिए, अंग्रेजी में आपको नवंबर महीने तक का सिलेबस आपको पढ़ना है। कौन से महीने तक का? नवंबर महीने तक का। तो आपके जो पार्ट कम हुए हैं, और सबसे पहले देखो आपका जो ब्रिज कोर्स है, अंग्रेजी का ब्रिज कोर्स, हालांकि 6 महीने में उतना नहीं आता है, लेकिन ब्रिज कोर्स भी आपका सिलेबस में है, लेकिन बहुत कम नंबर का पूछा जाएगा, उतना ध्यान नहीं देना ब्रिज कोर्स में। मेन अपन को आंसर क्वेश्चन याद करना है। तेरे मासिक में ब्रिज कोर्स के उतने क्वेश्चन नहीं आए थे, है ना। अब आपको पेपर में क्या क्या आएंगे यहां पर समझ लो, है ना। यूनिट 1 द फन दे हेड, ये आपको पढ़ना है। चैप्टर कौन सा पढ़ना है? यूनिट 1 द फन दे हेड, ये आपको पेपर में आएगा। इसके आंसर क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है, आया समझ में। फिर द रोड नॉट टेकन, ये वाला एक पार्ट है, ये पार्ट भी पेपर में आएगा, इसको भी याद करना है, ठीक है। द रोड नॉट टेकन, ये अर्धवार्षिक में आएगा, ठीक है। इसको तैयार करना, अर्धवार्षिक की भी तैयारी हो जाएगी और वार्षिक की भी तैयारी हो जाएगी, और याद करना शुरू कर दो बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद यूनिट 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, यूनिट 2 क्या है तुम्हारा? द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये याद करना है। और वाइंड, WIND, वाइंड, वाइंड वाला चैप्टर भी आपका पेपर में अवश्य पूछा जाएगा। इसके बाद यूनिट 3 आपका है द लिटिल गर्ल, ये भी आपको पेपर में आएगा, ये वाला चैप्टर पूरा याद करना है। अगला रेन ऑन द रूफ, ये वाला पार्ट भी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। और आप लोग के जो अर्धवार्षिक परीक्षा के आपको जो पेपर निकलेंगे वो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से नहीं निकलेंगे। नकल टोटल पूरी बंद हो चुकी है, ना यूट्यूब पर पेपर मिलने वाला, ना कहीं मिलने वाला। उसका रीजन क्यों है? क्योंकि पहले एक पेपर निकलता था और पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ता था, लेकिन जब से पेपर लीक हुए त्रैमासिक परीक्षा में, पेपर में आदेश आया था कि अब से हर जिले में एक पेपर निकलेगा। तो यूट्यूब पर बिल्कुल मिलने वाला के पेपर, जैसे मासिक टेस्ट हुए ना, इस बार लीक हुए कहीं पे नहीं हुए, सेम बेस ही होगा। इस पेपर ना तुम्हारे स्कूल से निकलेगा ना एमपी बोर्ड से निकलेगा, तुम्हारे जिले के किसी स्कूल से निकलेगा और पूरे जिले में पेपर बटेगा। इसलिए नकल एक बूंद नहीं मिलने वाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको एक बूंद नहीं मिलने वाले। अब पढ़ना किसके हिसाब से? आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करना है, और जो बच्चा पढ़ेगा वो पास होगा। यूट्यूब के भरोसे अब तुम बिल्कुल छोड़ दो, अब जो मेहनत करेगा वही पास होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है एक जिले में एक पेपर बटेगा। ना स्कूल वाले पेपर नहीं बता पाएंगे तुमको, ना एमपी बोर्ड वाले बता पाएंगे। पेपर कहां से आएगा पता नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। तैयारी करना शुरू कर दो, 20 दिन बाद पेपर है तुम्हारे, ठीक है। यूनिट 3 क्या है? द लिटिल गर्ल। इसके बाद रेन ऑन द रूफ, ये वाला चैप्टर भी आपको पेपर में आएगा, रेन ऑन द रूफ, ये भी आपको याद करना है। अब यूनिट 1 द लोस्ट चाइल्ड वाला चैप्टर भी आपको याद करना है, द लोस्ट चाइल्ड, ये पेपर में आएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है। यूनिट 4 क्या है आपका? ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये भी आपको पेपर में आएगा, ये भी आपको तैयार करना है, रटना है, इनको याद कर लेना है अंग्रेजी में, ठीक है। पूरा आंसर क्वेश्चन आएंगे इन पार्टों के, है ना। यूनिट 6 माई चाइल्डहुड, यूनिट 6 माई चाइल्डहुड, इसको लिख लो अच्छे से, है ना, ठीक है, ये भी पेपर में आपका आएगा। यूनिट 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, बिमर्स फोल्डर से कैलेंडर निकल जाता है, ठीक है ना, वहां से, है ना, बिमर्स फोल्डर से कैलेंडर निकल जाता है, मासिक कैलेंडर, उसके आधार पर नवंबर महीने तक का कोर्स। यूनिट 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये भी आपको पेपर में आएगा। इसके बाद यूनिट 6 नो मेन आर फॉरेन, यूनिट 6 आपका क्या है? नो मेन आर फॉरेन, ये वाला चैप्टर भी आपको पेपर में आएगा। अगला द डक एंड द कंगारू, द डक एंड द कंगारू, ये वाला पार्ट भी आपका पेपर में आएगा, द डक एंड द कंगारू, ठीक है। यूनिट 8 आपका है रिच फॉर द टॉप, रिच ऑन द टॉप है, यहां पर वो 4 लिखा गया, जो भी होगा, है ना। तो यूनिट 8 आपका क्या है? रिच फॉर द टॉप, ये आपको तैयार करना है। ऑन किलिंग ए ट्री, और अगला चैप्टर क्या आएगा पेपर में? ऑन किलिंग ए ट्री, ऑन किलिंग ए ट्री, वाला पार्ट भी आपको तैयार करना है, पेपर में आएगा, ऑन किलिंग ए ट्री। यूनिट 7 आपका आएगा द लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ भी आपको पेपर में आएगा, तैयार करना है, द लास्ट लीफ। इसका ब्रिज कोर्स आपको तैयार करना है।
ठीक है, ये सिलेबस है, इसी के आधार पर बनेगा। तुम्हारे स्कूल से पेपर नहीं निकलेंगे, ठीक है, इसी के आधार पर आपका पेपर बनेगा। इसको याद करना शुरू कर दो। अब मैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको बताता हूँ ग्रामर क्या क्या आएगी और बाकी चीज़ क्या क्या आने वाला है। देखिए जो आंसर क्वेश्चन है ये आपके आते हैं, लेकिन पूरे के पूरे आंसर क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आंसर क्वेश्चन के अलावा आपको क्या क्या तैयार करना है वो समझो। देखो सबसे पहले चीज, आपको पेपर में 2 अनसीन पेसेज आएंगे, ये फ्री के नंबर होते हैं। अनसीन पेसेज को हम क्या बोलेंगे? अनसीन पेसेज का मतलब जो होता है आपको एक पैराग्राफ दे देगा, वो दे देगा, क्या दे देगा, एक पैराग्राफ देगा और नीचे कुछ क्वेश्चन से लिख देगा। उन क्वेश्चंस को आपको उसी में से ढूंढ करके उसके उत्तर लिखना है। ऐसे कितने अनसीन पेसेज आएंगे? 2 अनसीन पेसेज आएंगे। कितने आएंगे? 2 अनसीन पेसेज। एक पेसेज 5 नंबर का, तो 2 पेसेज 10 अंक के आपके यहां पर बनेंगे। इसके बाद आपको पेपर में एक आएगा नोट मेकिंग समरी। एक क्वेश्चन का आएगा नोट मेकिंग समरी का, ये 4 अंक का आएगा। नोट मेकिंग समरी क्या होता है समझ लेना। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, कोई गद्यांश का एक अंग्रेजी का पैराग्राफ दिया रहेगा। उसका सबसे पहले आपको टाइटल लिखना पड़ेगा कि उस गद्यांश का शीर्षक क्या है। अगर गद्यांश में कंप्यूटर 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 की बात हो रही है तो टाइटल के लिख दोगे उसका कंप्यूटर। और उसके आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स बनाने का मतलब जो होता है कि उसके आपको देखो उत्तर वाला जो पैराग्राफ है, पहला पॉइंट बनाओ, पहला पॉइंट बनाए। नोट्स कैसे बनाते समझना। पहला पॉइंट बनाए, हेडिंग के डालोगे, नोट्स डालोगे। 4 अंक फ्री के ही है, बस दिमाग लगाना पड़ेगा। नोट्स हेडिंग डाले, पहला पॉइंट डाले, जो कोई भी लाइन पसंद आ रही है अच्छी वाली उसको उतार के पेसेज से लिख दिए। लिख दिए, ज़्यादा लंबी भी नहीं छोटी भी नहीं, मीडियम लाइन लिख दिए। ये एक पहला पॉइंट हो गया। इस पहले पॉइंट के अंदर फिर 3 पॉइंट बनेंगे ए नंबर का। फिर इसी लाइन के आसपास की एक आध लाइन लिख दो। फिर इसी लाइन के आसपास की उसको बी पॉइंट देके एक आध लाइन और लिख। देखो नोट्स इस प्रकार से बनते हैं। नोट्स कैसे बनाओगे? पहले अनसीन पेसेज में से कोई भी एक लाइन उठा करके तुमने यहां पर ऐसा लिख लिए। लिख लिए, अच्छे समझ लो। 4 नंबर का आएगा, वार्षिक में भी आएगा, अर्धवार्षिक में भी आएगा, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लिए। फिर इस पहली ये मेन हेडिंग हो गई, फिर उसके अंदर की 3 सब हेडिंग बनेगी। फिर दूसरी मेन हेडिंग, उसके अंदर की 3 सब हेडिंग। फिर तीसरी मेन हेडिंग, उसके अंदर की 3 सब हेडिंग। फिर चौथी मेन हेडिंग, उसके अंदर की 3 सब हेडिंग, ठीक है। अब लिखना कैसे है? पहला कोई भी एक पॉइंट लिख लिए, फिर उससे रिलेटेड 3 टॉपिक चुने जो उसी के आसपास के है, उसको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट करके लिख दिए, ठीक है। बन गए 3 पॉइंट। फिर दूसरे नंबर के पॉइंट में कोई भी एक लाइन उठा करके यहाँ पर क्या कर दिए, लिख दिए। और उससे जुड़ा हुआ कोई भी यहाँ पर 3 पॉइंट आपने यहाँ पर लिख दिए। फिर तीसरे नंबर के लिए कोई भी एक लाइन उठा करके आपने यहाँ पर लिख दिए। फिर उससे जो मिलते जुलते 3 लाइन आपने उठा करके यहाँ पर लिख दिए, बन जाएगा, है ना। फिर चौथे नंबर का कोई भी एक पॉइंट पेसेज से कुछ भी लिख दो। चेक करने वाला जो मासा रहता है वो क्या देखता है कि यार लड़के ने नोट्स बनाया है, मेन हेडिंग 3 सब हेडिंग, मेन हेडिंग 3 सब हेडिंग, मेन हेडिंग 3 सब हेडिंग। वो राइट पाड़ेगा और कितने नंबर दे देगा? 4 नंबर वो दे देगा। अब समरी का मतलब होता है सारांश। समरी का मतलब क्या होता है? सारांश का मतलब समझना, आपने बहुत बड़ी कहानी सुने, फिर आप घर पे आके क्या बताते हो? अब पूरी कहानी बताओ कि नहीं, आप उसको बहुत छोटा करके बता देते हो कि ऐसा 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 हुआ था। तो बेसिकली उतना बड़ा आपको जो पैराग्राफ दिया है उसको 30 शब्दों में छोटा करके लिखना पड़ता है सारांश के रूप में। तो आपको जो जो लाइन पसंद आए एक खट्टी करके लिख देना, बन जाएगी क्या? समरी। ऊपर जो पेसेज दिया रहेगा उसी को 30 शब्द में लिखना है छोटा करके, है ना कि नहीं। एक लाइन लिख देना, फिर बीच की कुछ छोड़ देना, फिर एक लाइन लिख देना, बीच की कुछ छोड़ देना, एक लाइन लिख देना, बीच की कुछ छोड़ देना। ऐसे करके 30 शब्दों का क्या बना लेना? समरी बना लेना। कितने फ्री के नंबर, ना कुछ याद करना ना कुछ करना है। कितने नंबर मिलेगा तुमको फ्री के? 4 नंबर तुमको यहाँ पर मिल गए। अनसीन पेसेज भी तो तुमको ढूंढते आना चाहिए। अनसीन पेसेज खटाक से पढ़ना और जो उत्तर प्रश्न लिखा रहेगा दिमाग लगा करके उसको ढूंढने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। कई बार आंसर पेज थोड़े टफ आ जाते हैं, कई बार इजी जाते हैं, कई बार के आंसर नहीं मिलते तो दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन के अथवा में लेटर आएंगे। या तो 5 एप्लीकेशन याद कर लो, 5 में से एक न एक एप्लीकेशन फंस जाएगी। और कौन सी एप्लीकेशन याद करना है? जो पिछले साल जो एप्लीकेशन आ चुकी है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन रहेगी, एक आध दिन में निशान लगा दूंगा, वो वाली एप्लीकेशन तैयार कर लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन 5 एप्लीकेशन याद करना है। एप्लीकेशन एक आना ही कितने नंबर की? 4 नंबर की आपको आएगी, ब्लूप्रिंट में दिया है ऐसा, इसलिए एप्लीकेशन याद करना ही है। ये सबसे पहले आंसर क्वेश्चन बाद में याद करना, पहले जो फिक्स 4 नंबर की एप्लीकेशन है पहले वो तैयार करो,
पहले एप्लीकेशन याद करो, 5 एप्लीकेशन। इसके बाद आपको निबंध आएगा बंडल ऑफ साइंस का आएगा। बंडल ऑफ साइंस का पूरा निबंध, चाहे गाइड का हो कहीं का भी, उसको आपको याद करना है। 5 नंबर का निबंध आना बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल पक्का है। 5 नंबर का क्या आएगा तुमको? निबंध आएगा। इसलिए आंसर क्वेश्चन लास्ट में याद करना। सबसे पहले निबंध याद करो, 5 नंबर पक गए। एप्लीकेशन याद कर लो, 4-5 एप्लीकेशन याद कर लो IMP वाली, 4 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो गए। ये तो तुमसे ऑटोमेटिक बन जाएंगे, है ना, उसको तैयार करने की जरूरत है क्या? नहीं है। इसके बाद पिक्चर, पेपर में तुमको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आएंगे। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन का मतलब ये होता है, आपको एक चित्र दिया रहेगा और उस चित्र के बारे में कुछ क्वेश्चन आपको नीचे लिखे रहेंगे कि चित्र में क्या हो रहा है बताओ करके। फिर आपको चित्र को देख करके अंग्रेजी ट्रांसलेट करके अपने शब्दों में आपको उसको लिखना पड़ेगा। जिससे अंग्रेजी थोड़ी बहुत ट्रांसलेट करते आती वो लिख देगा, जिससे नहीं आती वो क्या करेगा, वो भी कुछ ना कुछ लिख के जाना। दिस इज ए सन, सूर्य का चित्र है ना, है ना। ए वर्ड इन द, वो पिंजरे के अंदर रहता, सब दिमाग लगा करके पूरा लिख लाख के पूरा जाना, ठीक है ना कि नहीं। द सन राइसेस इन द ईस्ट, सूरज से सूरज उग रहा है, जो भी चित्र दिया रहेगा लिख देना, है ना। एक आदमी लकड़ी काट रहा था, चित्र बना है तो द मैन इज कटिंग ए ट्री, है ना कि नहीं। इस प्रकार से लिख देना। कितने नंबर का आएगा तुमको? 3 नंबर का ये आएगा। इसके बाद तुमको जो ग्रामर है, ग्रामर में टेंस, जो भी तुम्हारी जितनी भी ग्रामर है, ग्रामर के जो क्वेश्चन आएंगे तुमको डूअर्स डायरेक्टेड के रूप में आएंगे। इसको निगेटिव में बदल ग्रामर ब्रिज कोर्स की आ सकती है, इसको निगेटिव में चेंज करो, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करो, है ना। खालिस्तान दिए रहेंगे, खालिस्तान में सही वर्ब भरो। तो जो ग्रामर की जो रहेगी आपकी वो मात्र 10 नंबर की आएगी। कितने नंबर की? इसलिए ग्रामर लास्ट में तैयार करना। ग्रामर कितनी पढ़ लो, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 2-4 गलत होते ही है, इसलिए ग्रामर सबसे लास्ट में तैयार करना, ठीक है। ग्रामर सेक्शन C में आएंगे। कितने नंबर के विकल्प रहेंगे तुम्हारे? 10 नंबर के क्या रहेंगे? विकल्प रहेंगे। कितने नंबर के विकल्प रहेंगे? 10 नंबर क्या रहेंगे? विकल्प रहेंगे। इसके बाद तुम्हारी जो बिहाइव वाली जो किताब है ना, बिहाइव वाली जो तुम्हारी क्या है किताब है, उससे जो पार्ट तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है उसके तुमको ऑब्जेक्टिव आएंगे। पार्ट के अंदर के विकल्प पूछ लेंगे। जैसे कि एक पार्ट है कोई भी रामायण वाला, वो पूछ लेगा राम सीता की कौन थी, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से तो टेक्सुअल MCQs मतलब कि तुमको 10 नंबर के 6 नंबर के आएंगे। बिहाइव वाली जो किताब है उसके MCQs गाइड में मिल जाएंगे। गाइड, परीक्षा दिन वगैरह, परीक्षा प्रबोध वगैरह, युगबोध जो भी आती है उसमें तुमको MCQs वगैरह मिल जाएंगे। कितने नंबर के आएंगे तुम्हारे? 6 नंबर के आएंगे। इसके बाद तुमको एक्सट्रैक्ट्स आएंगे। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है समझना। एक्सट्रैक्ट का मतलब जो होता है, तुम्हारी जो बुक है ना उसमें 2 प्रकार के पार्ट होते हैं। एक होते हैं कहानी वाले पार्ट, उन कहानी वाले पार्टों को प्रोस कहते हैं, क्या कहते हैं, और एक होते हैं कविता वाले पार्ट, उसको कहते हैं पोयम। आया समझ में? तो वो क्या करेगा, प्रोज वाले जो पार्ट रहेंगे उसकी कोई भी 4 लाइन उठाएगा और लिख देगा और नीचे कुछ क्वेश्चन से लिख देगा, उनके उत्तर आपको उसी में से ढूंढ करके देना है। लेकिन एक क्वेश्चन उसमें ऐसा बन जाता है कि ये जो 4 लाइन उठाई गई है इसके लेखक कौन है करके, तो तुमको किताब के पार्ट के राइटर के नाम पता रहना चाहिए, है ना। आज समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तुम्हारे जो पोयम वाले पार्ट है, पोयम वाले पार्ट की वो कोई भी 4 लाइन उठाएगा। कितनी लाइन? 4 लाइन उठाएगा और नीचे क्या लिख देगा वो, किन प्रश्नों का उत्तर आपको ढूंढ करके देना है ढूंढ करके, तो आपको उसी में से ढूंढ करके लिखना पड़ेगा। तो 3 नंबर का एक प्रोस आएगा और 3 नंबर की एक पोयम वाली एक्स्ट्रा आएगी। एक्स्ट्रा कितने नंबर के आएंगे आपके? 6 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 6 नंबर के। और फिर इतना तैयार करने के बाद फिर लास्ट में क्या, आपका आंसर क्वेश्चंस मैंने लिखवा दिया इसके पहले, कौन कौन से पार्ट के आंसर क्वेश्चंस आएंगे, उतने पार्ट के आंसर क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेना है। तो अंग्रेजी में आपकी पूरी 80 में से 80 नंबर की तैयारी हो जाएगी। इस प्रकार से क्या बनेगा, पेपर बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों आ गया?